जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं दो रुख, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। 3 दिसंबर को बुलंदशहर के सियाना इलाके में मुबैना गौकुशी को लेकर मुश्ताइल भीड़ के तशद्दुद में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और एक दूसरे शख्स की मौत के बाद पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की गई है। रियासती हुकूमत ने कार्रवाई के नाम पर कई पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए हैं, तो उधर इस मामले के मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। इब्तिदाई तौर पर एडीजी आईबी की तरफ से सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर में मुबैना गौकुशी के बाद जबरदस्त एहतजाज हुआ था और इसी दौरान कुछ लोगों ने तशद्दुद भड़काने की साजिश रची। मकामी पुलिस और इंतजामिया की तरफ से हुई ताखीर की वजह से कशीदगी बढ़ गई। यही नहीं, जिले के सीनियर अफसर भी मौके पर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से हालात मजीद बिगड़ गए। यहां सवाल रियासती सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर भी उठता है, जबकि रियासत में फैले गुंडा राज पर वक्फे से सवाल उठते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि बहादुर सुबोध कुमार सिंह के अहले खाना को आखिर इंसाफ कब मिलेगा। आज दो रुख में बुलंदशहर तशद्दुद के दोनों रुख हम समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान इस इशू पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है बीजेपी के। आपका रुख इस इशू पर हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अब्बास अली जैदी साहब उर्फ रुश्दी मियां साहब, जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। आप भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। दोनों पैनलिस्ट का, मेहमानों का बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी साहब, आपसे ही हम शुरुआत करना चाहेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जैसी हिंसा या बुलंदशहर जैसे वाकयात कब तक होते रहेंगे? त्रिपाठी जी। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना जो 3 तारीख को घटी, इस घटना को ऐसी घटना ना घटे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके लिए बहुत स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी किए हैं कि गोकसी का मामला कहीं भी अगर दिखाई पड़े तो ऐसे मामलों पर पूरी तत्परता के साथ, पूरी संजीदगी के साथ और त्वरित कार्रवाई की जाए। पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में कहीं पर भी अगर गोकसी होगी तो उस जिले के जिलाधिकारी और एसएसपी की जिम्मेदारी, एसपी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। क्योंकि गोकसी कहीं भी होती है तो उससे एक संप्रदाय विशेष की भावनाएं भड़कती हैं, एक हिंदू जनमानस जो है उसकी भावनाएं ठेस पहुंचती है और वहां के हालात खराब होते हैं। हमने बुलंदशहर के मामले में देखा कि किस प्रकार से वहां पर बड़ी संख्या में गोमांस के अवशेष मिले और लोग सड़कों पर आए और उसके बाद एक इस तरह की पूरी घटना घटी। इस गोमांस को वहां पर रखे जाने के पीछे किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र था या नहीं, यह भी एक जांच इस मामले में चल रही है। एसआईटी इस पूरे मामले में अपनी जांच कर रही है। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक एफआईआर गोकसी को लेकर के दर्ज की गई है और दूसरी एफआईआर गोकसी के बाद उपजे तनाव, जिसमें हमारे एक जाबाज पुलिस अधिकारी की शहादत हो गई और एक नौजवान एक नौजवान जो सुमित कुमार, उसकी मृत्यु हो गई। तो इन दोनों ही मौतों की पूरी एक तफसीली से जांच हो, इस पूरे मामले में एसआईटी जांच कर रही है। और एक एडीजी इंटेलिजेंस ने अपनी एक गोपनीय रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत की है, जिसके आधार पर कुछ पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी मानते हुए और इनके वहां रहते हुए जांच निष्पक्षता से नहीं हो सकती है क्योंकि इनकी भूमिका उसमें संदिग्ध दिखाई पड़ती है। इस नाते वहां के एसएसपी को, वहां के एसपी ग्रामीण को, सीओ को और चौकी इंचार्ज को वहां से स्थानांतरित किया गया है। कार्रवाई के नाम पर तबादले किए गए। अब्बास अली जैदी साहब, जिस तरह से राकेश त्रिपाठी साहब कह रहे हैं कि भाई यूपी में गौकुशी को रोकने की हर तरह की कोशिश वहां की सरकार कर रही है, क्या आपको लगता है कि योगी सरकार गौकुशी पर काबू पा रही है? अबू रेरा भाई, 2 साल लगभग होने को आए हैं आदरणीय योगी जी की सरकार को बने हुए, और माननीय मुख्यमंत्री जी के हम 6 महीना पहले के एक बयान को बताना चाहेंगे कि जहां पर उन्होंने कहा था कि बहुत कड़े प्रयास और मेहनतों के बाद उत्तर प्रदेश में गऊ तस्करी और गऊ वध को हम पूरी तरह से रोक पाने में सफल हुए हैं। हालांकि ज़मीनी हकीकत इसकी ये है कि ऐसा नहीं हुआ है। राकेश भाई एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं और मैं समझता हूं कि इनको संज्ञान भी लेना चाहिए। मैं इनको बहुत स्पष्ट तौर पे एक नेशनल चैनल पे बताना चाहता हूं कि बाकायदा तौर पर इसका एक उद्योग बनाया गया है और जिसमें बहुत सारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी और पुलिस के लोग
संलिप्त होकर के बहुत बड़े पैमाने पे धन उगाही कर रहे हैं। इसकी वास्तविकता को भी जानने की आवश्यकता है। दो बातें हैं बहुत अहम बुलंदशहर को लेकर। अगर वाकई सरकार गौ तस्करी को लेकर के संजीदा होती और वाकई कठोर कदम उठाए होते और उनके सार्थक प्रयासों से अगर कोई नतीजा निकला होता तो वहां पे गौवंश के अवशेष न आते। एसआईटी की रिपोर्ट आ जाने के बाद स्पष्ट है कि जो गौवंश के अवशेष वहां पे पाए गए वो 2 दिन पहले अलग स्थान से ला करके वहां रखे गए थे। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि वहां पर कहीं न कहीं ये साजिश थी कि किसी न किसी बहाने से एक क्षेत्र के मामले से पूरे प्रदेश और एक जिले में आग लगाना। और ये एक सोची समझी बात थी। अफसोस की बात है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसको दुर्घटना करार दिया। ये दुर्घटना नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत की गई एक डे लाइट में, ब्रॉड डे लाइट में कोल्ड मर्डर था। एक हत्या थी कि जिसमें हमारे एक इंस्पेक्टर शहीद हुए। बहुत सी बातें हैं राकेश भाई जो कहना चाहिए और आपको भी देखना चाहिए था। मैंने इससे पहले भी कहा था कि एसआईटी की जांच की रिपोर्ट का इंतजार किया गया शहीद के परिवार से मिलने में, लेकिन उसी भीड़ में जब दूसरे व्यक्ति की मौत हुई उसमें आपने एसआईटी की रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं किया, उसको फौरन कंपनसेशन देने का काम कर दिया। इंतजार होना चाहिए था, उसकी अब रोल निर्धारित हो जाना चाहिए था। आज भी देखिए उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को भी दिक्कतें इसमें आ रही हैं। और कार्रवाई जो पुलिस कर्मियों के ऊपर हुई, मैं बता देना चाहता हूं कि आपने एसपी आरए के ऊपर कार्रवाई कर दी, एसपी सिटी को आपने छोड़ दिया कि जिनके डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन में यह थाना आता था। आपने सीओ और चौकी इंचार्ज जैसे छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की। बड़े अधिकारियों के ऊपर अगर आपने अपने शासन आदेश को ही देखा होता कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनाते ही जारी किया था कि किन्हीं भी प्रदेशों में अगर गौकशी से संबंधित कोई मामले आएंगे तो डीएम की जिम्मेदारी निर्धारित होगी, आपने डीएम को हटाया नहीं। तो कुल मिलाकर के पूरी तरह से ये आप पर प्रश्न उठता है कि जितने लोग क्योंकि जो लिप्त हैं वो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से चाहे व्यक्तिगत तौर पर चाहे समूह की शक्ल में जुड़े लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं पे बचाव की बात आज आम जनमानस में चर्चा का विषय है। कड़ी कार्रवाई होती तो निश्चित तौर पर जनता का विश्वास सरकार पे बढ़ता। बिल्कुल राकेश त्रिपाठी जी, क्या सच्चाई क्या यही है? हाँ राकेश त्रिपाठी जी, जो अब्बास अली जैदी साहब कह रहे हैं क्या वाकई में नहीं? 2-3 सच्चाई क्या यही है? क्या आपकी सरकार जो मुल्जिमीन है उन्हें बचा रही, जो कसूरवार है उन्हें बचा रही है? नहीं, अब्बास अली जैदी साहब ने एक बात ये कही कि वो ये प्रमाणित हो गया कि 48 घंटे पुराना वो गोमांस के अवशेष थे। मैं मानता हूं कि ये बात वहां के जो एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है। जब तक इसके वैज्ञानिक निष्कर्षों पर न पहुंच जाया जाए, मैं मानता हूं कि कोई भी बात कहना बहुत जल्दबाजी होगी। इस पूरे मामले की बारीकी से अगर जांच नहीं होगी, हम जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाएंगे तो ये कहीं ना कहीं उन गुनहगारों को बचने का अवसर प्रदान करेगी। अगर इस पूरे मामले में हमने किसी वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचे बिना हमने अगर जांच में कोई बारीकी पहलुओं को छोड़ा तो निश्चित तौर पर न्यायपालिका में हमारे लिए इस पूरे केस को साबित करना बहुत कठिन हो जाता है और बाद में इन्हीं का लाभ उठा करके आरोपी कहीं ना कहीं दोषमुक्त हो जाते हैं, उनको बचने का अवसर मिल जाता है। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के तर्जुमान से भी कहूंगा और सभी जो लोग भी इसमें अपेक्षा कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई हो, उनसे मैं अपेक्षा करूंगा कि वो लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। इस पूरे मामले में हम एक एक पहलू की बारीकी से जांच करेंगे और इस बात के लिए आश्वस्त कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इसमें आरोपी है, जो इसमें दोषी है, उसको हम बख्शने वाले नहीं है, उसको हम छोड़ने वाले नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ हो, उसके साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। उसने जो अपराध किया है उसके मुताबिक उसके साथ सजा दी जाएगी और उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन किया जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इस पूरे मामले में लगभग 10 लोगों की गिरफ्तारी उपद्रव के मामले में और 4 लोगों की गिरफ्तारी गौकशी के मामले में हो चुकी है। नौबत क्यों आई? बुलंदशहर में जो हिंसा हुई उसकी नौबत क्यों आई? शायद सवाल आपकी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर भी उठते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था को चुनौती देने का यह मसला तो है, इसमें इसको मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा। देखिए, कहीं पर भी कोई आपराधिक घटना घटती है तो यह निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए चुनौती होती है और जिस तरह की आपराधिक घटना घटी है, अगर इसको समय रहते न रोक लिया गया होता तो इसके परिणाम कितने भयावह हो सकते थे, इसकी कल्पना करने से ही रोम रोम सिहर उठता है। आपको जानकारी में होगा कि 3 तारीख को
उसी बुलंदशहर में एक तबलीगी इज्तिमा चल रहा था जिसमें लाखों मुसलमान वहां पर इकट्ठा थे जो अपने मजहबी मजलिस कर रहे थे, और ऐसी स्थिति में उससे 40 किलोमीटर की दूरी पर ही एक इस प्रकार की घटना का कारित होना जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव के बिगड़ जाने का पर्याप्त संभावना थी। लेकिन मैं मानता हूं, मैं वहां के प्रशासन को बधाई करूंगा कि जिन्होंने इस चिंगारी को 16 भड़क बनने से पूरी तरह से रोका, उस घटना को वहीं तक सीमित किया। यह दुखद है कि हमारे एक जाबाज पुलिस अधिकारी की शहादत हो गई। यह दुखद है कि एक नौजवान सुमित कुमार अपने परिवार का जो लाडला था, जो उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। एक दुखद दुर्घटना के रूप में ही मैं इसको देखता हूं। लेकिन इस पूरे मामले में न्याय होगा। इस पूरे मामले में जो भी आरोपी हैं, उन आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और इससे जंगी साहब, राकेश त्रिपाठी जी के बयान से तो यह लगता है कि भाई जांच होती रहेगी, जांच चलती रहेगी, और सुबोध कुमार सिंह और जो दूसरा शख्स इसमें मरा था, इनके परिवार को इंसाफ मिलने में भी इंतजार करना पड़ेगा। आखिर इंसाफ में इतनी देरी क्यों हो रही है? 2014 के बाद से और इस वक्त जब हम और आप डिबेट कर रहे हैं जी, इस देश में 100 से ज्यादा भीड़ तंत्र के द्वारा मॉब लिंचिंग हुई है, और ऐसी ऐसी मॉब लिंचिंग हुई है कि जिसमें सभी जाति के लोग, ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्तिगत एक किसी समाज के साथ हुआ या किसी धर्म के साथ हुआ, सभी लोगों के साथ हुआ। और मैं इस बात पर, क्योंकि राकेश भाई ने कोट कर दिया, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आपने जो मिसाल दी कि वहां पर एक कार्यक्रम, यहीं पे मैं जानना चाहिए, ये फिक्र आपकी होनी चाहिए कि 15 से 20 लाख की भीड़ को नियंत्रित कर पाने में जो पुलिस सक्षम है, वो 300 से 400 की भीड़ को के सामने बेबस क्यों पड़ी। उसका कारण भी बहुत साफ है, क्योंकि उस भीड़ में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अपने ऊपर संरक्षण या अपने ऊपर हाथ होने का खुल्लम खुल्ला दम भरा करते थे, जो सोशल मीडिया के मार्फत बहुत सारे ऐसे ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट डाल चुके थे, जो अपने को बजरंग दल का संयोजक और न जाने क्या क्या आपके घटक दलों को बताते थे। यही कारण है कि 20 लाख के मजमे को हमारे प्रदेश की जाबाज फोर्स ने कंट्रोल किया और 400 मजमे के सामने वो बेबस हो गई। यहां पर अबू रहरा भाई एक महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं। 2014 में जब पहली घटना इस देश में भीड़ तंत्र की हुई, हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर पे कहा कि ये गौ रक्षक नहीं है, ये गुंडे हैं। और मैं ये अफसोस कहना चाहता हूं कि जिन भारतीय जनता पार्टी की 20 सूबों में सरकार है, उसमें मॉब लिंचिंग में नंबर 3 के जो सबसे बड़े सूबे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकारें हैं। प्रधानमंत्री जी जिस संगठन को गुंडा कहें, खुले मंच से कहें, उस संगठन के खिलाफ आपके किस सूबे की सरकार ने कोई कार्रवाई की हो? क्यों नहीं प्रतिबंधित किया गया इन लोगों को? किसने इनको अधिकार दे दिया है कि इस देश के कानून को, कि जिसके लिए एक पूरा सिस्टम बना है, आप एक सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, अदालत और पुलिस के काम को पब्लिक अपने हाथों में लेकर के करने का जो लाइसेंस मिला हुआ है, कहीं ना कहीं डर है पुलिस के अंदर। और यह साफ तौर पे डर अब बढ़ेगा अगर त्वरित कार्रवाई और सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में, जैसे कुछ जगहों पर देखा गया कि मॉब लिंचिंग के दौरान पुलिस खड़ी मूक दर्शक बनी रही। यह तो हिम्मत की सुबोध सिंह शहीद ने कि जिन्होंने अपने ऊपर अपने फर्ज को हावी करके मॉब से लड़ने का प्रयास किया और उसकी नतीजे में उनको एक शहादत मिली है। आपने अगर सख्ती न की ऐसे संगठनों के ऊपर तो याद रखिएगा, सरकार के साथ साथ इस समाज को भी तोड़ने का काम यही संगठन करेंगे। बिल्कुल, राकेश त्रिपाठी हूं इस बात से। ये कहना कि मॉब लिंचिंग 2014 के बाद से शुरू हुई है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। बाद में नहीं, वास्तविकता में भीड़ की ना कोई शक्ल होती है, ना कोई चरित्र होता है। भीड़ जब भी इकट्ठा होती है तो वो कोई ऐसा निर्णय ले सकती है जो निर्णय सहज नहीं होता है, जो निर्णय असहज स्थिति उत्पन्न करता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई जगहों पर भीड़ ने कानून अपने हाथों में लिया है, लेकिन ऐसे मामलों में लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनके खिलाफ एक कठोर कार्रवाई करना, यह चुनौतीपूर्ण टास्क होता है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 3 तारीख को ही 27 लोगों के विरुद्ध नेम्ड एफआईआर दर्ज की है और इस पूरे मामले में 10 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं मानता हूं यह उत्तर प्रदेश की पुलिस की तत्परता और संजीदगी दिखाता है कि हम इस मामले में लॉजिकल एंड तक जाना चाहते हैं। इस मामले में जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहते हैं। अगर सरकार की मंशा किसी को बचाने की होती तो हम उसी दिन नेम्ड एफआईआर दर्ज न करते। और उस नेम्ड एफआईआर में कुछ नाम ऐसे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी या उसके आनुषंगिक संगठनों से जुड़े हुए हैं।
मैं मानता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी या उसके आनुषंगिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों पर हम एफआईआर दर्ज कर सकते हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम कानून को सबसे प्रायोरिटी पर रखते हैं। कोई भी व्यक्ति किस समाज से जुड़ा है, किस संगठन से जुड़ा है, किस जाति या मजहब का है, इस बात की परवाह किए बिना। लेकिन मैं निवेदन पूर्वक कहूंगा कि इस पूरे मामले को राजनीति की कसौटी पर न देखा जाए। यह मामला राजनीति का नहीं है, यह मामला विशुद्ध रूप से कानून व्यवस्था का है और उन लोगों के विरुद्ध सबको एकजुट होकर के खड़ा होना होगा जो मानवता के विरुद्ध हैं, जो चाहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव का ताना माना बिगड़े, जो चाहते हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़े, शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो और लोगों की जान माल पर खतरा आवे। ऐसे लोगों से सबको मिलकर के लड़ना होगा। इसके लिए प्रशासन की हर तरह से मदद करना होगा। यह राजनीति करने का विषय नहीं है। हमने ऐसे पहले देखा है कि तमाम ऐसे मसले हुए हैं जहां पर जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, पार्टी से जुड़ाव के आधार पर कार्रवाई करते समय पुलिस ने अब्बास अली जैदी साहब, अब्बास अली जैदी साहब, अभी तक एक उदाहरण दूंगा, अभी तक बुलंदशहर की हिंसा पर जितनी कार्रवाई सरकार की तरफ से हुई है, यूपी सरकार की तरफ से, कितना सहमत हैं? क्या वाकई में इंसाफ हो रहा है? क्या वाकई में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तरह की कार्रवाई हुई? सख्त कदम सरकार ने उठाया? अबू रहरा भाई, कार्रवाई जो घटना हुई है उस घटना के पीछे एक बहुत दिनों से चलने आने वाला माहौल है। उस माहौल को तोड़ने का और ऐसी भीड़ को इकट्ठा होने के पीछे का जो मनोबल है उसको पूरी तरह परास्त नहीं कर पाई सरकार। इसी के कारण ये मनोबल बढ़ा और 300 और 400। अगर घटना में थोड़ा सा पीछे जाएं, जिस दिन ये अवशेष गौवंश के मिले थे उस दिन गांव में 30 से 40 लोगों ने इसका विरोध किया था। मौके पे उस वक्त के जो इंस्पेक्टर थे वो शहीद नहीं हुए थे। मौके पे जाकर उन्होंने व्यवस्थित ढंग से उस विरोध को कंट्रोल कर लिया था और पुलिस मुकदमा लिखाने के लिए गांव के ही लोगों को चौकी ले जा चुकी थी। उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली आती है। ट्रैक्टर ट्रॉली आने के बाद उनके ऊपर वो अवशेष को लादा जाता है और जाकर सीधे पुलिस चौकी पे हमला कर दिया जाता है। कोई वार्तालाप नहीं होती, सीधे हमला कर दिया जाता है। इस दौरान बहुत बुनियादी सी बात है कि इस डिजिटल इंडिया के जिस सपने को प्रधानमंत्री जी ने देखा, आपने वो भी नहीं देखा। उस गांव में उस टावर के अंदर कितने लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स आपने एसआईटी की जांच में कहीं कॉल रिकॉर्ड्स का चर्चा नहीं किया आपने। आपको कॉल रिकॉर्ड देखना चाहिए था, कहां से फोन आया कि जिसने 20-25 की भीड़ को 400 की शक्ल में परिवर्तित किया। और जो लोग गए, 30 से ज्यादा लोगों के पास कंट्री मेड पिस्टल, अवैध असलहे और कट्टे मौजूद थे। तमाम लोगों के पास तलवारें मौजूद थी। और मैं फिर कहूंगा कि जब तक कि पूरी जांच से सिद्ध नहीं हो जाता था कि जो मृतक दूसरे मृतक थे उनका कोई संलिप्तता नहीं थी, वो राहगीर थे, उनको मुआवजा नहीं देना चाहिए। आपकी पार्टी के विधायक और आपकी पार्टी के क्षेत्रीय सांसद के ऊपर स्वयं शहीद की बेवा ने ही शिकायत की माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कि वो लगातार बताते रहे। खुल्लम खुल्ला बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक खुल्लम खुल्ला एक शहीद का ये कह के अपमान। आप सारे मामलों में तो इंतजार कर रहे हैं कि रिपोर्ट्स आ जाएं ताकि एक मजबूत केस बने। कम से कम अपनी पार्टी के विधायक और सांसदों पर नियंत्रण करिए कि जो एक खुल्लम खुल्ला की गई मौत को हार्ट अटैक बता रहे हैं, जो एक ऐसे सांसद की जो लगातार कह रहे हैं मसला है एक ऐसे क्षेत्र का कि जिससे पूरे प्रदेश को जलाने का प्रयास किया। आप खुशनसीब थे, ये प्रदेश खुशनसीब था, बधाई की पात्र है जनता कि जिसने उसको बढ़ने नहीं दिया, साजिश को समझ गई। लेकिन आपके सांसद वहां पे डीएम से व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो आपका इंट्रोस्पेक्ट है उसमें कहीं ना कहीं आपने जो मजबूत और कठोरतम कार्रवाई ऐसे संगठनों के खिलाफ की जिनके आह्वान पर 200 और 300 की संख्या होती थी, इन पे आपको मकोका लगा करके इनको प्रतिबंधित करने का काम करना चाहिए था। राकेश त्रिपाठी, मैं अबू हुरैरा भाई एक आपत्ति व्यक्त कर रहा हूं। बिल्कुल एक बात अब्बास अली जैदी द्वारा रखी गई कि उस सुमित कुमार को मुआवजा राशि क्यों दे दी गई। देखिए, उस परिवार ने अपना बेटा खोया है, उस परिवार परिजनों के जख्मों पर मरहम लगाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और राज्य सरकार ने इसलिए मुआवजा दिया है। उनकी भूमिका क्या थी क्या नहीं थी यह एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट में लेकर आएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी आज ये प्रश्न पूछ रही है, वो समाजवादी पार्टी जिसने अखलाक के मारे जाने के बाद अखलाक के परिवार को नोएडा में फ्लैट आवंटित किए, उसको इतना मुआवजा दिया जितना मुआवजा आज तक उत्तर प्रदेश में किसी भी पुलिसकर्मी के शहीद होने पर नहीं होता है। आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत उत्तर प्रदेश के टैक्स पेयर के पैसे को मुआवजा राशि में मनमाने तरीके से बांट सकते हैं, जबकि इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि अखलाक के घर से मिला हुआ मांस गोमांस था।
बावजूद इसके लोगों के सेंटिमेंट्स भड़काने के कारण जिस पर रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए थी, आपने उसको 50 लाख रुपए नकद और तमाम फ्लैट और तमाम तरह के मुआवजा राशि बांटी। वो समाजवादी पार्टी आज आपत्ति व्यक्त कर रही है। मैं मानता हूं इस प्रकार की राजनीति करने से परहेज करना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने तो अपने शासनकाल में मारे गए शहीद पुलिसकर्मियों के मुआवजा राशि में भी मजहब के आधार पर भेदभाव किया था। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस प्रकार की राजनीति करने वाले लोगों को यह कहने का अधिकार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीति कर रही है। देखिए मानते हैं कि सुमित कुमार नौजवान, आपने एक बात कही। देखिए, इखलाक कांड में जब मुआवजा दिया गया था तब तक कोई भी लैब रिपोर्ट नहीं आई थी। फर्स्ट लैब रिपोर्ट क्या है वो आप सरकार में है, आपको तस्दीक कर लेना चाहिए। आपने तो उस कांड में जो नेम्ड लोग हैं उनको आपने एनटीपीसी में सीधे सीधे नौकरी देने का काम किया है। इस तरीके से भी देश नहीं चलेगा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि जिस शहीद इंस्पेक्टर को जिसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से 24 घंटे के भीतर तस्दीक हो गई कि उसके गोली लगी और देसी कट्टे से गोली लगी, उसके परिवार से मिलने में आपने एसआईटी की जांच का इंतजार किया। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो वहां पर मारा गया, मैं ये नहीं कहता कि वो भीड़ में उपद्रवी था, लेकिन उसका रोल जब तक क्लियर नहीं हुआ आपको इंतजार करना चाहिए था उसी तरीके से जैसे आपने शहीद के परिवार से मिलने में इंतजार किया। यह आपकी सोच है। देखिए, अगर कल को निर्धारित हो जाता है, अगर राकेश भाई कल निर्धारित हो जाता है, नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सांसद कोई नहीं मिलने गया, कोई नहीं मिलने गया, खड़े थे, कोई नहीं मिलने गया। राकेश भाई ये गलत बात है। मैं चुनौती आपके विधायक ने खुल्ला कहा कि ये मौत हार्ट अटैक से हुई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहना चाहता हूं कि पुलिस ने जब जितेंद्र यादव को गोली मारी, उल्टा पुलिस ने अपने ऊपर मुकदमा भी लिखा। आपने आज तक जितेंद्र यादव को मुआवजा नहीं दिया तो जांच के आधार पर मुआवजा कौन दे रहा है? सुमित गुर्जर को घर से उठा करके आपकी पुलिस ने मारा, पुलिस के ऊपर मुकदमा भी कायम हो गया। आपने सुमित गुर्जर को आज तक मुआवजा नहीं दिया। तो ये दोहरा चरित्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, समाजवादियों का नहीं है, जहां धर्म और जाति के आधार पर कोई निर्धारण होता हो। वास्तविकता यहां पे राकेश भाई ये है कि आज एक जनमानस का प्रश्न है कि इस प्रदेश में भीड़ तंत्र से यह देश और प्रदेश चलेगा कि कानून से चलेगा। और भीड़ की शक्ल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अपने को बता करके कुछ ऐसे संगठन हैं कि जो इस प्रदेश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके साथ आप सख्ती करिए, नहीं प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। ये राजनीति का चक्र है। अगर समाजवादियों की सरकार आएगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके इनको प्रतिबंधित करके भी दिखाएगी समाजवादी पार्टी। देखिए अबू हुरैरा भाई, एक बात मैं केवल और जोड़ूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, इसका फैसला करने का काम भारतीय जनता पार्टी दफ्तर से नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको तय करने का काम नहीं करती है। यह काम विशुद्ध रूप से पुलिस का है। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर तय करेगी कि कौन व्यक्ति दोषी है और कौन निर्दोष है। यह दुर्भाग्य रहा है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में यह तय करने का काम कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, यह लखनऊ में बैठे हुए कुछ मंत्री किया करते थे। वरना मुजफ्फरनगर के वाकये में कवाल गांव में सचिन और गौरव की बहन के साथ छेड़खानी करने वाले को किसके टेलीफोन के आधार पर छोड़ दिया गया, जिसके कारण पूरा मुजफ्फरनगर महीनों तक जला। मुजफ्फरनगर के आसपास के जिले इस दंगा में, इस हिंसा की चपेट में आए। आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल बन रहा है। उत्तर प्रदेश में आज सांप्रदायिक दंगे लगभग समाप्त की स्थिति में हैं। आज कहीं पर भी अगर कार्रवाई में अगर हमने लिपापोती की होती तो जनता उसका रिएक्ट करती, जनता उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करती और इस प्रकार की दुखद घटनाएं और बढ़ती। लेकिन मैं मानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी सूझबूझ के साथ, पूरे वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर जो गुनहगार हैं उनको गिरफ्तार कर रही है और जो बेगुनाह हैं उनको किसी भी रूप में प्रताड़ित नहीं करेगी। चाहे समाजवादी पार्टी कितना भी प्रयास करे कि वो बेगुनाहों पर मुकदमा लिखा करके, क्योंकि उनका भारतीय जनता पार्टी से जी अब्बास साहब जवाब दीजिए। अब्बास साहब आप अपनी बात रख सकते हैं। गौरक्षक की बात आपकी सरकार क्यों नहीं कर रही? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर घटना का रिएक्शन नहीं हुआ, इसके लिए बधाई दिया मैंने प्रदेश और उस क्षेत्र की जनता को कि जो जान रही थी कि ये किसी न किसी तरीके से 2019 के चुनाव को देखकर एक साजिश की गई। अभी परसों गोंडा में एक कांड हुआ, उसके बाद भी पब्लिक का रिएक्शन नहीं आया। कौन लोग पकड़े गए, उनकी संलिप्तता किन किन दलों से है, ये सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है कि 2019 से पहले पहले कहीं ना कहीं राजनीति के लोग असल मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए फिर वही हथकंडे अपनाएंगे कि जिन हथकंडों को अपना करके आज सत्ता में बैठे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में कहीं से कोई ऐसा काम आप होगा, कोई भी साजिश होगी, उसको प्रदेश की जनता नाकाम जरूर करेगी। राकेश त्रिपाठी जी,
क्या आज न्यूज 18 उर्दू पर यह यकीन दहानी कराएंगे कि इस तरह की हिंसाएं अब नहीं होंगी, सरकार उस पर काबू पाएगा, आपका एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काबू पाएगा, फिर से बुलंदशहर जैसी हिंसा ना हो, सख्त कदम आपको उठाने होंगे? देखिए अबू भाई, अब तक होता क्या था कि कोई घटना घटती थी तो उस घटना के आधार पर उस घटना में कौन वांछित है, कौन अपराधी है, इसकी धरपकड़ हुआ करती थी। अब आप क्या करेंगे वो बता दो राकेश भाई। इस बार तय किया है आप अब तक क्या होता है, आप इस अब क्या घटना के करेंगे? कारण क्या है, हम कारणों का भी निवारण साथ साथ करेंगे। क्यों इस किताब घटना में लिखना जो है आरोपी आपको? है वो तो गिरफ्तार किए ही जाएंगे। अरे राकेश लेकिन इस भाई, घटना सरकार की कोई कारित किताब होने की लिखने वजह जा रही है है क्या जो जो कारण गोकसी कैसे बनी है, उस बिल्कुल। गोकसी जैसी घटनाएं अरे कहीं इस पर ना देश हो, के प्रधानमंत्री इसके लिए ने अपनी एक कठोरता बरत संगठन रहे को, हैं। गौ और कई रक्षक सारे संगठन को इस देश के प्रधानमंत्री ने गुंडा कह दिया। समाजवादी पार्टी का अब उसके बाद भी आप कह रहे हो कि आप तस्दीक करेंगे। संरक्षण रहा है। आज ही देश के एक प्रधानमंत्री की बात भी नहीं मान रहे आप। विधायक पर बिल्कुल, गो तस्करी के आरोप में आज कार्रवाई हो रही है। इन गो बिल्कुल तस्करों नहीं, को इस किसका तरह संरक्षण के रहा है, वाकयात ये भी को आपको रोकना करके होगा आना चाहिए। राकेश क्या त्रिपाठी कारण है साहब, कि समाजवादी इस तरह के वाकयात को रोकना होगा, क्योंकि इंसानी जान अगर जाती है तो उसका बदल कुछ नहीं हो सकता है। आपसी भाईचारा बढ़ाने की जरूरत है और नियत का मामला है, सरकार को नियत साफ करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा अब्बास अली जैदी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है कि जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है, आगाज से अंजाम तलक। आदाब।